एक के बाद एक अपने साथी छूट रहे हैं और बड़े आरोप लगाकर छूट रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन कर पाऊंगा, लेकिन अधिकतर जगहों में कांग्रेस में के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, उनके एनएसयूआई के अध्यक्ष नहीं है। पूरे कांग्रेस में एक जो संगठन होता है वो एकदम खत्म हो चुका है। राम और सनातन के विरोध में अगर पार्टी छोड़नी होती, मान लें गौरव वल्लभ का उदाहरण दें, तो जब उदयपुर से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर, उदयनिधि मारन का बयान तो उसके पहले आ गया था, तब तो चुनाव लड़ते रहे। अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, ये सब उस परिवार के इर्द गिर्द हैं, सलाहकार बने हुए हैं, तो वो उसका खंडन करने ही नहीं दे सकते थे। वो सोच ही उस ढंग की नहीं है कि अगर सनातन पर कोई भी अभी विरोध कर रहा है तो हमको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए कि देश का माहौल है। तो जब आपका पूरा मनोविज्ञान पार्टी का बदल चुका है ना, तो वो स्थिति आती नहीं है। सोनिया गांधी से शिफ्ट हुआ राहुल गांधी जी में, और इस समय पर सबसे बड़ा उदाहरण आपका हिमाचल का है। हिमाचल में सरकार के सामने जो संकट आया वो आला कमान की स्पर्धा का ही आया है। यदि उसी समय पर संभाल दिया जाता, और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा था कि वहाँ प्रियंका जी चाहती थी कि इस समय पर जो भी राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, वो उनकी अधीनता स्वीकार करें। कांग्रेस के अंदर पहले एक पावर सेंटर होता था, आज कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर हो गए, लेकिन उसके सामने आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो मोदी को हराना आपकी प्राथमिकता और भाजपा की सीटें कम करना आपका प्राथमिकता हो सकती थी, या कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना आपकी प्राथमिकता हो सकती थी, और दोनों को एक साथ नहीं चुना जा सकता था। तो जब ये निर्णायक घड़ी थी तो कांग्रेस ने तय किया कि हम गठबंधन करेंगे, चाहे हम कम सीटों पर चुनाव लड़ लें, लेकिन कैसे भी करके हम इनकी सीटें कम कर देंगे, इनको रोक लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिजिटल की दुनिया का सबसे पॉपुलर शो खबरों के खिलाड़ी, जहां खबरों के खिलाड़ी खबरों को गढ़ने वाले आपकी हर खबर पर जो तस्वीर है उसे साफ करते हैं, असल कहानी बनाते हैं। मेरे साथ सबसे पहले अगर परिचय कराएं तो परिवार के सदस्य विनोद अग्निहोत्री जी, जो अमर उजाला के सलाहकार संपादक भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अवधेश कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ अनुराग वर्मा जी हैं, समीर जी हैं, आप देख रहे हैं। मेरे साथ राकेश शुक्ला जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज जो विषय है वो इन दिनों बहुत चर्चा में है और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता हो इसका जवाब देना अब मुश्किल हो जाए, जिसके संदर्भ में ये बात हो रही है। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी इन दिनों जिस तरीके के दौर से गुजर रही है, एक के बाद एक अपने साथी छूट रहे हैं और बड़े आरोप लगाकर छूट रहे हैं, उसकी भविष्य की तस्वीर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा, कहा जाएगा, और दूसरी बात जो इस तरीके के गंभीर आरोप पार्टी पर लग रहे हैं, उसका क्या असर होगा आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी और पार्टी की रणनीति और भविष्य पर भी। सबसे पहले शुरुआत विनोद जी से ही करते हैं। विनोद सर, राम और सनातन, क्या इन दोनों का विरोध कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ रहा है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, इन्हीं दो मुद्दे को मुख्य रूप से बता रहे हैं। नहीं, मैं इस सहमत इसलिए नहीं हूं कि ये मुद्दे तो बहानेबाजी है। राम और सनातन के विरोध में अगर पार्टी छोड़नी होती, मान लें गौरव वल्लभ का उदाहरण दें, तो जब उदयपुर से चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस की टिकट पर, उदयनिधि मारन का बयान तो उसके पहले आ गया था, तब तो वो चुनाव लड़ते रहे, और तब उनको राम ना सनातन याद आया ना राम याद आया। कांग्रेस अपना स्टैंड भी तब ले चुकी थी अयोध्या को लेकर के, और अब जब बीजेपी में गए वो, तब उन्हें राम भी याद आ गए, सनातन भी याद आ गए। तो ये तो बहानेबाजी है। कारण कुछ और होते हैं, हिडन कारण कुछ और होते हैं। जब नेता पार्टी छोड़ते हैं, हर नेता किसी भी पार्टी का हो, जब पार्टी छोड़ता है तो वो अपनी जो पार्टी छोड़ता है उसमें तमाम बुराइयां नजर आने लगती हैं उसकी, और जिस पार्टी में जाता है उसमें सब अच्छाइयां नजर आने लगती हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के 2 सिटिंग MP वो कांग्रेस में शामिल हुए, एक हरियाणा के, एक राजस्थान के। तो उनके आप बयान देखिए, एक वहाँ से भी आए जिनका टिकट रहा, बिहार के भी, उनके जयनारायण निषाद के बेटे अजय निषाद। तो अब तब उनको भारतीय जनता पार्टी में सारी बुराइयां नजर आने लगी कि अब भाजपा ऐसी हो गई वैसी हो गई, और कांग्रेस उनको बड़ी अच्छी लगने लगी। यही संजय निरुपम के लिए या गौरव वल्लभ के लिए या और जो लोग कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, कारण उनके अपने होते हैं। कारण उनके ये होते हैं कि उनको कहीं बढ़िया ऑफर मिल रहा होता है दूसरी तरफ से,
या उनको लगता है कि अब हमारी पार्टी, जिस पार्टी में हम हैं, इसकी में सत्ता में आने की संभावना इसकी अब नहीं है, 10 साल हम रह लिए सत्ता से बाहर, तो अब सत्ता जिस पार्टी के आने की संभावना उनको लगती है उसमें चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पार्टी छोड़ने वाले नेता जो कारण बताते हैं, असली कारण वो होते नहीं है, वो सिर्फ मुखौटा होते हैं, असली कारण कुछ और होते हैं। और बेसिकली वो किसी का, जैसे कोई अगर छोड़ता है पार्टी तो उसका टिकट कट गया इसलिए छोड़ता है। अब संजय निरुपम जो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, संजय निरुपम निकाले गए क्योंकि वो टिकट चाह रहे थे, वहाँ शिवसेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया, तो उस पर उनका जो है वो नाराजगी हो गई। अब उनको भी राम याद आ जाएंगे, उनको भी सनातन याद आ जाएगा जब कहीं जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे अभी तो तय नहीं हुआ उनका, शायद एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाए वो, या समीर जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे वो कहाँ जाएंगे। तो मुझे लगता है हाँ, ये जरूर है कि ज़्यादा तादाद इस समय कांग्रेस छोड़ने वालों की है। वो इसलिए खासकर मध्य प्रदेश में तो रोज ही जिले जिले से कांग्रेस के नेता छोड़ के जा रहे हैं, छिंदवाड़ा के महापौर चले गए, जबलपुर के चले गए। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो क्या वजह है, क्या उनका कनेक्ट कार्यकर्ताओं से लीडरशिप का कम टूट गया है, या एक देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं किसी पार्टी में बने रहने की। एक तो होती है वैचारिक प्रतिबद्धता, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादातर लोग जो हैं अभी भी वो वैचारिक प्रतिबद्धता उनकी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले हुए लोग हैं, उसकी विचारधारा के लोग हैं। वो आमतौर पर आप देखिए उनके मन की नहीं भी हो तो पार्टी नहीं छोड़ते। कांग्रेस में वैचारिक प्रतिष्ठा वाले लोग बहुत कम बचे हैं, या धीरे धीरे उनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा रही है वो एक खुली विचारधारा रही है, कोई वैसी कट्टर विचारधारा तो रही नहीं है। तो धीरे धीरे वो डाइल्यूट होती चली गई, और जिस तरह से टर्न कोट आकर के वहाँ काफ़ी छा गए, तो वैचारिक प्रतिबद्धता जिनकी नहीं रही, एक तो वो, दूसरे वो जिनको सब कुछ पार्टी में मिलता है और जब उनको लगता है कि इस पार्टी में कुछ बचा नहीं लेने के लिए, तो अब चलो भैया दूसरा रास्ता देखो जहाँ कुछ और मिल सके। ऐसे नेता जिनको आप मैं नाम बताऊं, गिनाना शुरू करूं, अब आप ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के और जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह और सुरेश पचौरी तक, सब ये वो सारे नाम हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया अपने स्वर्णिम काल में। लेकिन जब उनको लगा कि अब इस कांग्रेस पार्टी से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है तो चल दिए। कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं कि कई बार हाईकमान जो है उनको अनदेखा करने लगता है। सुरेश पचौरी का केस तो ऐसे ही है कि उनको हाईकमान से तो चूक, मैं कह तो रहा हूँ, नहीं सिर्फ चूक ही नहीं है, स्वार्थ भी है भाई। चूक तो है, कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज है देने के लिए कांग्रेस नेतृत्व को, वो है कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को दर्शन तो दे सकते हैं उनके नेता, उनसे एक स्वामी भक्ति होती है, एक क्या होता है वफादारी होती है, निजी वफादारी। जैसे नेता अगर अपने कार्यकर्ता के बीच में घुला मिला रहता है, अगर नेता अपने सहयोगियों के साथ उसका बहुत मिलना जुलना होता है तो उसके प्रति एक लिहाज होता है, एक प्यार होता है, तो छोड़ने में भी थोड़ा जोर पड़ता है। हालांकि गौरव वल्लभ के साथ ऐसा नहीं है, गौरव वल्लभ तो बहुत ज़्यादा करीब थे, राहुल गांधी की टीम के माने जाते थे, और उनको 2 बार झारखंड से एक बार टिकट दिया गया विधानसभा का, और इस बार उदयपुर में, तो वहाँ के जो मजबूत दावेदार थे उनको सबको दरकिनार करके, डॉक्टर अनुज शर्मा जैसे लोग जो वहाँ चुनाव बेहतर लड़ सकते थे उनको किनारे करके और गौरव वल्लभ को टिकट दिया गया। तो फिर भी उसके बाद भी अगर आपको उस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा तो आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम राम और सनातन को बीच में क्यों ला रहे हो भाई, अपने कारण बताओ ना। क्योंकि जो भी सर पार्टी से निकल रहा है वो एक ही बात कह रहा है कि मैं उस नोट पर धर्म का विरोध नहीं कर पाऊंगा, मैं उस नोट पर सनातन, तो इतना दिन बाद याद क्यों आ रहा है, वो तो उसी समय छोड़ देना चाहिए। अगर कोई चीज आपको लगती है, मान लीजिए अयोध्या में जाने का निमंत्रण ठुकरा दिया कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने, अस्वीकार कर दिया, तो जिनको तकलीफ हुई उनको उसी समय खड़े होकर कहना चाहिए गलत है और हम जा रहे हैं पार्टी छोड़ करके, या पार्टी ने गलत किया। 6 महीने बाद आपको याद आएगा, 4 महीने बाद याद आएगा अगर कांग्रेस पार्टी नहीं गई इसलिए हम छोड़ दें पार्टी। तो इसी तरह पार्टी छोड़ रहे सर वो यही बात कर रहा है कि हम बहुत दिनों से समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि हम वैचारिक रूप से पार्टी से जुड़े थे। चलिए फिर से आपके पास आऊंगे अवधेश सर, जिस तरीके की बात विनोद सर भी कह रहे हैं कि ये बहाना है राम और सनातन। स्टालिन ने जब ये बात सारी कही थी, अगर उस वक्त ही इन सारी चीजों को या इन मुद्दों को थोड़ा सा सीरियसली ले लिया जाता तो शायद कांग्रेस पार्टी और INDI गठबंधन इस मुश्किल दौर से नहीं गुजर रही होती। नहीं, ये आप सोच सकते हैं, मैं सोच सकता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी उसको सीरियसली ले लेती। इस समय की कांग्रेस में जो सोनिया गांधी जी का परिवार है, राहुल गांधी जी हैं, इनके इर्द गिर्द जो पार्टी की सोच, उनकी नीति, उनके व्यवहार, उनके वक्तव्य, उनके हाव भाव तय करते हैं वो कौन है। देश में
हारे हुए, ठुकराए हुए, जनता के द्वारा नकारे गए, टायर्ड, रिटायर्ड, अल्ट्रा सोशलिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, ये सब उस परिवार के इर्द गिर्द हैं, सलाहकार बने हुए हैं। तो वो उसका खंडन करने ही नहीं दे सकते थे। वो सोच ही उस ढंग की नहीं है कि अगर सनातन पर कोई भी अभी विरोध कर रहा है तो हमको उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, कि देश का माहौल है। तो जब आपका पूरा मनोविज्ञान पार्टी का बदल चुका है ना, तो वो स्थिति आती नहीं है। जो बात विनोद जी कह रहे हैं वो बात में बिल्कुल सच्चाई होती है। नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं तो उनके द्वारा दिए गए कारण, उनके वक्तव्य, उस समय उसको ये मत मान लीजिए कि तात्कालिक रूप से छोड़ रहे हैं तो वाकई ये बिल्कुल विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होंगे या इनकी कोई आइडियोलॉजी होगी, ये होता है। लेकिन उन कारणों को आप नकार नहीं सकते हैं। कई बार पार्टी नेतृत्व के इर्द गिर्द घिरी हुई मंडली, वो उसके बयान, उसके व्यवहार आदमी को अखरता है, लेकिन फिर भी पार्टी में लोग सहन करते हैं। एक भारत का संस्कार होता है कि तात्कालिक विद्रोह नहीं होता है। अगर कोई पद मिला हुआ है तो आदमी चुपचाप रहता है कि चलो अभी देखते हैं, अब देखते हैं, अंदर सुधारने की भी कोशिश करता है। लेकिन एक समय आता है जब फिर वो चीजें सहनशीलता को पार करती है, दिखता है कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो विद्रोह कर उठता है। तो जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो कोई ऐसे लोग नहीं हैं जिनकी भारत में एक अपने सिद्धांत के प्रति, अपने आचरण के प्रति कोई ऐसी प्रतिबद्धता दिखी हो, जो आदर्श हो, जिसको देख के कहा जाए कि नहीं ये तो आदर्शवादी व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने जो कारण बताए हैं, क्या वो कारण इस समय कांग्रेस के अंदर असंतोष का सबसे बड़ा कारण नहीं है? जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकराया गया तो गुजरात से अर्जुन मोढवाडिया ने विद्रोह किया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, उनके साथ लोगों ने छोड़ा और आज तक वो सिलसिला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के 4 नेता अयोध्या गए, उन्होंने सरजुग में डुबकी लगाई, बाहर पाके फोटो खिंचाया, लाइव बयान दिया कि हम तो राम का दर्शन करने जा रहे हैं। इतना दबाव, जगह जगह से नेताओं के बयान आने लगे और इतना दबाव बढ़ा कि फिर पार्टी को संशोधन करते हुए यह बयान जारी करना पड़ा कि किसी को वहां जाने की मनाही नहीं है, जो चाहे वो जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा विद्रोह हिमाचल प्रदेश से मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कर दिया। कहा कि मैं तो आरएसएस के प्रति जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे सम्मान देके बुलाया है और मैं वहां जा रहा हूं। तो ये एक पार्टी के अंदर का मनोभाव था जिसको इस समय का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस में एक धारा लंबे समय से रही है। देखिए, जो मुंबई से जो क्या नाम संजय निरुपम ने जो पार्टी छोड़ा है, छोड़ते समय जो उसने बात कही है वो एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में 2 धारा थी। गांधी जी की धारा थी सर्वधर्म समभाव की, नेहरू जी का जो सेकुलरिज्म था वो बेसिकली धर्म विरोधी था, एंटी रिलीजन था, और उसको इस देश में धीरे धीरे देश ने नकारा। लेकिन देश के जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट का मतलब क्या, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, वो कांग्रेस में भी हैं, वो सभी पार्टियों में थे, जो कम्युनिस्ट थे वो उसी को चलाते रहे। आज देश उसको छोड़ चुका है, लेकिन उसी एंटी रिलीजन धर्म विरोधी सेकुलरिज्म को कांग्रेस चलाने की कोशिश कर रही है, जिसको जनता स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि भारत बदल चुका है, भारत का मानस बदल चुका है। लोगों को यह महसूस हो गया है कि हमारा जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति और हिंदुत्व का अध्यात्म है वो एक व्यापक स्वरूप का था, उसको अंधविश्वासी, उसमें पाखंड बता के लोगों के अंदर इन्फिनिटी पैदा किया गया, हिस्ट्री गलत लिखे गए हैं। अब धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित है, मंदिरों को लेकर लोग खड़े हो रहे हैं, लड़ाइयां लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही और इसलिए कांग्रेस की समस्या है, चेंज नहीं कर तो ये जो है वो महत्वपूर्ण कारक दिया है। अब कांग्रेस इसको न स्वीकारे, अब ये बात ठीक है कि उनको टिकट मिलती तो रह जाते, इसमें कहीं दो मत नहीं है, उनके अंदर भाव विद्रोह का होता, उनको टिकट मिलता तो कांग्रेस में रहते हो, लेकिन रहते हुए भी ये विचार नहीं होता अंदर में, इसको आप नहीं कह सकते। समीर सर, संजय निरुपम ने आरोप लगाया कि 5 लोगों के बीच में जो है वो पावर सेंटर हो चुका है और बाकी किसी की नहीं सुनी जाती। इस तरीके के गंभीर आरोप, जैसे राम और सनातन अगर छोड़ दिया जाए तो विनोद सर भी कह रहे थे कि ये तो बहाना है, बट वो आरोप जो कि सब लगा रहे हैं कि पार्टी को बदलना है, उसका एटीट्यूड बदलना है, उसकी विचारधारा को जो है मजबूती से रखना है जनता के बीच, वो 5 पावर सेंटर की बात जो हो रही है, क्या वाकई में कांग्रेस के भीतर इस तरीके की स्थिति आप ऑब्जर्व बतौर वरिष्ठ पत्रकार देखते हैं?
देखिएगा, कांग्रेस की बात करें तो ये पहली बार नहीं कि पावर सेंटर की बात हो रही है। कांग्रेस की स्थापना के बाद से, और अगर आप कहेंगे तो पहली जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के पावर सेंटर है। उसके खिलाफ तो राजगोपाल जी ने पार्टी छोड़ दी थी, राजा जी ने अपनी अलग स्वतंत्र पार्टी बनाई। तो 1952-53 से कांग्रेस के अंदर बड़े नेताओं का छोड़ने का क्रम शुरू हो गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का इतना बड़ा कद था पार्टी के अंदर, लोकप्रियता इतनी थी, संगठन में उनकी इतनी पकड़ थी कि लोग जाने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू को और कांग्रेस को कमजोर नहीं कर सके। उसके बाद इंदिरा गांधी को आप देखिए, इंदिरा गांधी के समय तो मुझे लगता है कि दुनिया की राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री खुद ने अपनी 1969 में पार्टी को तोड़ा। इंदिरा गांधी ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जाकर राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, सत्ता में आई पूर्ण बहुमत से, और कांग्रेस को नया जन्म दिया इंदिरा गांधी ने। तो उस समय भी कई बड़े लोग हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज जैसे नेता जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में जिनकी भूमिका थी, वो कांग्रेस छोड़कर चले गए इंदिरा के खिलाफ। तो कांग्रेस के अंदर ये लगातार चलता रहा कि लोग आते रहे जाते रहे, बड़े नेता अलग होते रहे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ये इतने लोकप्रियता के शिखर पर रहे कि बड़े नेता जाने के बाद भी कांग्रेस को हिला नहीं सके। बात अब स्थिति आ गई, सोनिया गांधी के समय भी कई लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा, लेकिन जो 2004 और 2014 का जो कार्यकाल रहा, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से अपनी लोकप्रियता हासिल की देश के अंदर, जो उनका जो कार्यकाल रहा है, कांग्रेस के अंदर लगातार विधानसभा चुनाव हारना, कॉर्पोरेशन के चुनाव हारना, लोकसभा में बुरी तरीके से हारना। आप अगर 2014 का चुनाव अगर आप देखेंगे तो अगर 52 सीट्स पे आ रहे हो, 2019 में आप उसी स्थिति में रह रहे हो कि आपको 50 सीटें भी नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के अंदर एक निराशा अंदर बढ़ती चली गई। और उसके बाद ये बात सही है कि सोनिया गांधी ने बहुत सक्रियता से अपने स्वास्थ्य के कारणों से पार्टी के अंदर सक्रिय भूमिका निभाना कम कर दिया उसके अंदर। उसके बाद राहुल गांधी अध्यक्ष बने, राहुल गांधी से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं कर पाए। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, तो फिर मल्लिकार्जुन का एक अलग पावर सेंटर बना, फिर राहुल गांधी का अलग बना। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई, प्रियंका गांधी ने एक अपनी भूमिका पार्टी के अंदर देखी। फिर केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है कांग्रेस के, उनकी एक अलग भूमिका देखी जाती है। तो कांग्रेस के अंदर पहले एक पावर सेंटर होता था, आज कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर हो गए। लेकिन उसके सामने आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। आज तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है आज का दिन। अब इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी की इतनी लोकप्रियता है देश के अंदर। आप 10 साल से लगातार पूर्ण एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार आप चला रहे हो, विधानसभा चुनाव आप जीत रहे हो। लगातार कांग्रेस के हार के कारण जो निराशा पार्टी के अंदर आ गई, और नेताओं को ये लग रहा है कि भाई इसका कुछ हो नहीं सकता। हार रहे हो लेकिन बीमारी पता नहीं कर रहे हो कि हम क्यों हार रहे हो, उसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे हो आप लगातार। और पार्टी एक सुस्त अवस्था में चलेगी कि जो हो रहा है होने दो, जनता के ऊपर छोड़ दिया, जिता देगी तो जीत जाएंगे, वरना हम ऐसे ही है। संगठन कमजोर हो चुका है, आपके पास चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से स्थितियां कांग्रेस का लगातार बनते जा रही है कि बड़े लेवल पर जिस तरीके से मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं, आपस में खींचतान हो रही है, प्रदेश के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, संगठन की कोई बैठक लेने वाला नहीं है, चुनाव क्यों हो रहे हैं इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है, बड़े नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं इस पर कोई विचार करने वाला नहीं है, बड़े नेता पार्टी के क्या कहना चाहते हैं उनसे कोई संवाद करने वाला नेता नहीं। उन्हें लगता है कि किससे बात करें। विनोद सर भी वही बात कह रहे थे कि हम प्रियंका गांधी से बात करें, हम राहुल गांधी से करें, सोनिया गांधी से कर नहीं सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इतनी ताकत नहीं है कि उनसे कुछ कहे तो पार्टी के अंदर इंप्लीमेंट करा सके। और उसके बाद फिर लोगों का अपना एक राजनीतिक स्वार्थ भी होता है। जो राजनीति में आता है वो सत्ता के लिए और किसी पद प्रतिष्ठा के लिए आता है। जब वो दिखता है कि 10 साल से सत्ता में नहीं है और अगले 10 साल आने की संभावना लग भी नहीं रही है और पार्टी उस दिशा में प्रयास भी नहीं कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग ऐसा भी होता है जो सत्ता के पीछे जाता है। तो वो सत्ता के पीछे जाने वाला वर्ग है, वो जल्दी पार्टी की विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। उन्हें लगता है कि नहीं यार, 10 साल अपन विपक्ष में बैठ लिए, आने वाले हम विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में विधायक सांसद भी नहीं बन पाएंगे, मंत्री भी नहीं बन पाएंगे, तो चलो कम से कम सत्ता के साथ जाएंगे तो हो सकता है कोई पद हमें मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये कारण भी होता है। व्यक्तिगत फायदा तो होता ही है, पर लोगों कहीं ना के कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट भी रहते हैं, अपने व्यवसाय हित भी होते हैं, जिसे बचाने के लिए भी आदमी सत्ता के साथ जुड़ना चाहता है। तो सब मिलाकर एक कारण बनता है जिससे आदमी पार्टी छोड़ता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। अनुराग सर, जिस तरीके की बात तभी सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कही, राहुल गांधी पर अगर सीधे फोकस किया जाए, आपसे अक्सर कार्यक्रमों में राहुल गांधी के संदर्भ में भी जब बात होती है, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, बट अपनी पार्टी के भीतर शायद उस मोहब्बत का ध्यान नहीं रख पा रहे, कुछ ऐसा। इसमें एक जो सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को बदलने की जरूरत है, सारे सहयोगी लोग यही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस बदल ज्यादा गई जो इतनी बदलने की जरूरत नहीं थी। अगर आप जो मूल रूप में रहती तो शायद ज्यादा बेटर होती। अगर आप जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सोनिया गांधी जी ने जब सत्ता UPA 2 जब आया है, तब से काफी हद तक राहुल गांधी को एक तरह से डेवलप किया जाने लगा कि अगले प्रधानमंत्री या एक अगले राष्ट्रीय नेता के तौर पे अब राहुल जी कमान संभालेंगे।
तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर शुरू हुआ तो उस समय राहुल गांधी जी ने बहुत एग्रेशन से काम लिया और उन्होंने सारा संगठन कहा कि अब जो है वहां पे क्या था, राहुल एक इनमें भी एक परिवार के अंदर की जो खींच है जो बाहर इतनी नहीं दिखती है, लेकिन अंदर खानों में ये चर्चा रहती है कि वहां पे 3 कोटरी काम करती हैं। एक सोनिया गांधी जी की कोटरी अलग है, एक राहुल जी की अलग है और प्रियंका जी की अलग है। तो इन कोटरी की जो टसल थी कि हम संगठन से जो पुराने सोनिया जी के साथ के लोग हैं उनको हटा के हम अपने लोगों को लाएंगे। उसमें क्या किया राहुल जी ने, जो पार्टी को जिस तरह से डैमेज किया कि आप चलिए आपने सेवा दल को सारे बदल दिए, आपने एनएसयूआई, आपने जिला अध्यक्ष सब कुछ बदल दिया, लेकिन भाई नए रखो तो। आपने हटा तो दिए जो पुराने थे, लेकिन नया किसी को नहीं रखा। आज मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं मेंशन कर पाऊंगा, लेकिन अधिकतर जगहों में कांग्रेस में के पास जिला अध्यक्ष नहीं है, उनके एनएसयूआई के अध्यक्ष नहीं है। पूरे कांग्रेस में एक जो संगठन होता है वो एकदम खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी की, अब मैं राहुल गांधी जी पे वापस आता हूं। राहुल गांधी जी की सबसे जो बड़ी समस्या कहां रही, जो जिसका नतीजा, जो आज उसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है और उस पार्टी के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं, कि आपने जो अपनी विचारधारा, एक नई विचारधारा के साथ जो आए, उस विचारधारा में जैसे अवधेश जी ने अभी बोला बहुत कि जो लेफ्ट की विचारधारा से वो कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो लेफ्ट की विचारधारा से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण वो जो थिन लाइन है, जो एक रेखा है, क्या बात करना राष्ट्रहित में है या नहीं है, वो जनता, एक आम मतदाता उसको राष्ट्रहित में समझेगा या नहीं समझेगा, ये वो भूल गए। आपने विदेशी कॉलेजेस के मंच को, विदेशी राजनीतिक मंचों को देश के खिलाफ बात करने के लिए इस्तेमाल किया। जो पिछले 10 सालों में परिवर्तन हुआ, आज हम पहले भारतीय होने पे शायद इतना गर्व नहीं करते थे जितना आज पिछले 10 सालों में हम अब गर्व करने लगे हैं, चर्चा भी करने लगे। तो वहां पे राहुल जी ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, जो ये समझे नहीं कि अंतरराष्ट्रीय मंच पे जाके आप देश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, देश के राजनीतिज्ञों के सरकार का आलोचना कर रहे हैं। वो इनकी बहुत बड़ी भूल थी। दूसरा जब आता है, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, आपने अगर उसके सबूत मांगने थे, आपने क्लोज डोर मांगने थे, बंद कमरे में अगर आप सरकार से मांग रहे हैं तो ठीक था, लेकिन आपको पूरे मीडिया में वो खबर, हिंदुस्तानी मीडिया में कम बड़ी खबर थी, विदेशी मीडिया में ज्यादा बड़ी खबर थी। आपको इस चीज को समझना चाहिए, क्या बात राष्ट्रहित में है और क्या बात राष्ट्रहित में नहीं है। अगर आप जो बोल रहे हैं वो उसको लेके अगर विदेशी मीडिया उसको बड़ी खबरें बना रहा है तो एक ये बड़ी बात है। तीसरी चीज जो आती है, अब चाइना लैंड की बात हुई, तो चाइना के साथ भी आपने अगर जो बात करनी थी वो क्लोज डोर करनी थी। अगर आपके पास कोई डिफरेंट इनपुट है या आपकी डिफरेंट ओपिनियन है, ना कि आप हर जगह जाके, यहां तक कि विदेशों में भी वो बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो ताबूत में आखिरी कील जिसे कहते हैं, वो इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कह दी। जो राष्ट्र का मूड है, आप उसके अगेंस्ट बात नहीं करते। राजनेता, आप इतने बड़े नेता नहीं, आप महात्मा गांधी नहीं है कि आप जो कहेंगे उसे जनता मानेगी। आप राहुल गांधी, आप इस चीज को मानिए कि जो जनता चाह रही आप उसे बोलेंगे। ये एक बड़ा बिल्कुल रिवर्स इफेक्ट है। तो आपको वो करना है जो जनता चाहती है। जनता चाह रही है कुछ और आप बात कर रहे हो उल्टी। आप महात्मा गांधी नहीं हो, इस चीज को समझो। सिर्फ गांधी सरनेम की वजह से अपने आप को महात्मा गांधी मत समझो प्लीज। चलिए, ये एक बात है कि निश्चित तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व है वहां थोड़ी सी कमी जरूर दिखाई पड़ती है। शायद इसलिए जो इस वक्त स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, या जिस स्थिति से कांग्रेस पार्टी जूझ रही है वो भी है। विनोद सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस में असहजता रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज के लिए सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा देना भी एक फैशन है कि कांग्रेस पार्टी, ये जो है थोड़ा सा, जो नेता कांग्रेस छोड़ के गए हैं उनका जरा आप बायोडाटा देखिए, उनमें या तो वो नेता हैं जो कांग्रेस को इस दशा में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। भाई गुलाम नबी आज़ाद से लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, ये सारे नेता यूपीए सरकार में सब थे, सबने सत्ता का सुख भोगा। ये जितने भी गए, और राहुल गांधी ने जिनको जिनको एम्पावर किया, अगर किया उन्होंने, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, ये सारे एम्पावर्ड बाय राहुल गांधी थे। राहुल गांधी का कसूर यही है कि उन्होंने गलत लोगों को एम्पावर किया। या तो
सर जो- लेकिन तो, अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो है तो इसलिए बहुत सारे लोग इसलिए भी गए। दूसरी बात ये है कि जैसे अयोध्या की बात बार बार कह रहे हैं, तो क्या खाली कांग्रेस पार्टी अयोध्या नहीं गई? डीएमके नहीं गई, टीएमसी नहीं गई, आम आदमी पार्टी नहीं गई, आरजेडी नहीं गया, समाजवादी पार्टी नहीं गई, बहुत सारी और पार्टियां नहीं गई अयोध्या उस कार्यक्रम में, तो सबके लोग नहीं छोड़ के चले गए। INDIA गठबंधन की बातें, और जहां राहुल की बात है नहीं, तो गली के नाले नहीं बन रहे हैं तो पीएम मोदी को जिम्मेदार बता दे रहे हैं। अगर आप एक पार्टी ओन कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको जवाब देना होगा, तो नहीं, राहुल को क्यों जिम्मेदार नहीं बताया जाए? नहीं, खाली राहुल गांधी जिम्मेदार है। मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूं बीजेपी में, तो उसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है। चलिए, ये जो है ना, गौरव वल्लभ कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? संजय निरुपम जो शिवसेना से आए थे उनको क्या नहीं मिला बताइए? संजय निरुपम की गांधी, आज गांधी की बात कर रहे हैं, उनकी गांधी में आस्था होती तो शिवसेना में जाते हो उस समय, उस शिवसेना में 1993 के दंगों के बाद। लेकिन रैंक अपॉर्चुनिज्म जो पॉलिटिक्स का है, आज जो लोग बीजेपी छोड़ के मान लीजिए शामिल हो रहे हैं दूसरी पार्टियों में, संख्या भले कम हो लेकिन है, तो क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या वो कोई बहुत ज्यादा सेकुलर हो गए हैं क्या? या बहुत ज्यादा जो बीजेपी छोड़ के सांसद शामिल हुए वो तो राम मंदिर के राम विरोधी हो गए क्या? तो ये सब के अपने अपने कारण है। राम को बीच में लाके और सनातन को बीच में लाके खाली उसको ढकने की बात है कि हम क्या बताएं। ठीक है, एक आदमी ऐसा करेगा, दो करेगा, लगातार सभी कर रहे थे, इसलिए सवाल उठ रहा है। सर मैं आ रही हूँ, एक बार लगातार तो अगर पूरी पार्टी छोड़ के चलती तो मैं मानता। हाँ, तो कई दुक्का लोग, एक गौरव वल्लभ हो गया, एक संजय निरुपम हो गया, इनका टिकट कट गया, लेकिन ठीक है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हर बात के लिए जैसे एक फैशन हो गया कि राहुल गांधी जिम्मेदार। राहुल गांधी ने तो 2019 का चुनाव हारने के बाद त्यागपत्र दे दिया। कितने कांग्रेस नेता खड़े हुए वहां पर कि हाँ कमलनाथ खड़े हो गए क्या, कि उन तो 28 सीटें हार गए मध्य प्रदेश में, अशोक गहलोत खड़े हुए क्या, अपना बेटा तक हार गया, किसी ने वर्किंग कमेटी से भी इस्तीफा नहीं दिया। सर आएंगे एक बार, तो फिर आपके पास आ रही हूँ। किसी व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, उसका दूसरा पक्ष भी तो देखना चाहिए। उस आदमी ने एक स्टैंड लिया कि मेरे परिवार का कोई नहीं बनेगा, तो नहीं बना ना। मैं आ रही हूँ सर, राकेश जी की बात कर लेते हैं, फिर मैं आ रही हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी पर राकेश सर, जिस तरीके से लगातार विनोद सर भी कह रहे हैं ये बार कि एक ही आदमी कैसे ओन करेगा, जब आप पार्टी का नेतृत्व करते हो तो सवाल तो आपसे ही होंगे ना, फिर हम क्यों सबसे जिलाध्यक्ष से पूछने जाएंगे कि भैया क्यों ऐसी स्थिति? कांग्रेस इस समय 3 तरह की समस्याओं से जूझ रही है। पहली समस्या है नेतृत्व की कमजोरी, दूसरी समस्या है आला कमान को लेकर प्रतिस्पर्धा, और तीसरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक तरीके से जो एक चाल चली गई, उसके चलते कांग्रेस के अंदर हताशा, निराशा और हार का डर पैदा हो गया है। आप याद करिए 2019 में कहा गया कांग्रेस 24 की तैयारी कर रही है, और अब 24 में ये लग रहा है कि कोई भी नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। पार्टी के बड़े बड़े अलंबरदार भी चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। उसका 2 कारण है। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सबसे पहले ये इशू रखा गया कि कांग्रेस मुक्त भारत होगी। वो इशू अच्छा खासा स्पार्किंग किया। अब जब वो इशू को लेके कांग्रेस समझ नहीं पाई या अपने आप को संभाल नहीं पाई, उसके बाद उन्होंने 2024 के चुनाव में कहा कि 400 पार एनडीए, 370 भाजपा। तो जो रहा सहा मनोबल भी था कांग्रेस का, वो भी टूट गया। अब ऐसी स्थितियों में जब आपके सामने नेतृत्व की कमी हो, कमजोरी हो, तो स्वाभाविक है कि स्वार्थ और संभावनाओं पर केंद्रित राजनीति में नेता दूसरी जगह पे ठौर तलाशता ही है, और कांग्रेस में आज वही स्थितियां पैदा हो रही। ये कांग्रेस आज की नहीं है। 1919 में जब आंदोलन चल रहा था बहुत बड़ा, अभी मैं एक फिल्म देखा वीर सावरकर का, उसमें जिन्ना का एक डायलॉग है कि कांग्रेस हिंदुओं की ही पार्टी नहीं है। वो जब मुस्लिम लीग बना रहे थे और बंटवारे की बात किए थे, तो कांग्रेस आज भी अपने आप को ये साबित नहीं कर पाई कि वो हिंदू के साथ है या मुसलमान के साथ है। अवसर के हिसाब से वो पॉलिटिक्स करती रही है आज़ादी के बाद से। जहाँ तक राजनीति की बात है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो ये कहा गया कि भारत देश को समाज नीति के हिसाब से चलाना है और उसके लिए राज की नीति बनाई जाएगी। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि समाज नीति नीचे हो गई और राजनीति ऊपर हो गई, और उसी के चलते ये सारा का सारा संकट आ रहा। मैं आला कमान की स्पर्धा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोनिया गांधी से शिफ्ट हुआ राहुल गांधी जी में, और इस समय पर सबसे बड़ा उदाहरण आपका हिमाचल का है। हिमाचल में सरकार के सामने जो संकट आया वो आला कमान की स्पर्धा का ही आया है। यदि उसी समय पर संभाल दिया जाता, और ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिख रहा था कि वहाँ
प्रियंका जी चाहती थी कि इस समय पर जो भी राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, वो उनकी अधीनता स्वीकार करें और राहुल गांधी जी को कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ही एक साइड लाइन किया जा रहा है। ये तमाम तरह की परिस्थितियों से जूझ रही कांग्रेस से जो नेता देख रहे हैं, जो लंबे समय से उसके साथ थे, आज उनके मन में कहीं ना कहीं एक ऊहापोह, असमंजस की स्थितियां हैं और उन्हें नहीं लग रहा कि आने वाले निकट भविष्य में भी उन्हें कोई बहुत बड़ा अवसर कांग्रेस के अंदर मिलेगा। इसलिए वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, दूसरी जगह ठोर तलाश रहे हैं। मजबूरी भी है उनकी, क्योंकि यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है। बिल्कुल सर, सबको आपने सुना जिस तरीके की अभी कांग्रेस की स्थिति नजर आती है, या जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहा है वो लगातार एक ही बात कह रहा है कि नहीं, विचारों में दिक्कत है, विचारधारा में दिक्कत है, दिशाहीन है। ये सारे बिंदु अगर हम और आप यहाँ बैठकर सोच रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व भी सोच रहा होगा, बट उस पर एक्शन क्या है? देखिए, हर चुनाव निर्णायक होता है और ये चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कितना ही निर्णायक हो या न हो, कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा निर्णायक था। और जब निर्णय लेने की घड़ी थी और कांग्रेस दोराहे पर खड़ी थी, तब यह निर्णय लेने की बजाय कि हम चाहे सारी सीटें हार जाएं, हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे और हमने पार्टी को खड़ा रखेंगे, पार्टी के लिए मजबूती पर काम करेंगे, संगठन की मजबूती पर काम करेंगे। और इस चुनाव से लेकर 2029 के चुनाव तक हमारी पार्टी की मजबूती हमारी प्राथमिकता है। अब या तो मोदी को हराना आपकी प्राथमिकता और भाजपा की सीटें कम करना आपका प्राथमिकता हो सकती थी, या कांग्रेस को मजबूत बनाए रखना आपकी प्राथमिकता हो सकती थी, और दोनों को एक साथ नहीं चुना जा सकता था। तो जब यह निर्णायक घड़ी थी तो कांग्रेस ने यह तय किया कि हम गठबंधन करेंगे, चाहे हम कम सीटों पर चुनाव लड़ लें, लेकिन कैसे भी करके हम इनकी सीटें कम कर देंगे, इनको रोक लेंगे। इस निर्णय की कीमत होती है, इस निर्णय का जोखिम होता है। वो जोखिम ये होता है कि जब भी इस तरह का गठबंधन होता है तो आपको अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जो मैं शुरू से कह रहा हूं, गठबंधन टेबल पर कितना ही अच्छा लगे, जमीन पर तभी सफल होता है जब हर दल अपनी अपनी तरफ से उस सीट की कुर्बानी देने को तैयार हो, जहां बरसों से सींच कर आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके उम्मीदवारों ने उसको तैयार किया है, और वो इसी उम्मीद में तैयार किया कि वो चुनाव लड़ेंगे, उस जगह का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अगर गठबंधन है तो किसी एक दल के प्रतिनिधि को जगह मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी, और जिसको नहीं मिलेगी वो या तो बागी होकर लड़ेगा या दूसरे दल में जाएगा। यही कांग्रेस के साथ हो रहा है। कांग्रेस के सामने जब निर्णायक मोड़ था कि या तो वो पार्टी को संगठित करके सारी सीटों पर चुनाव लड़े, चाहे वो हार ही जाए, और या फिर मोदी को हराने की कीमत पर अपनी कुर्बानी देने, तो कुर्बानियां हो रही हैं। अब उन कुर्बानियों का कैसा भी विश्लेषण कर लें, हर निर्णय का जोखिम होता है। आप मान के चलते हो कि मैं ये लोन लूंगा तो चुका, हर निर्णय, आप जीवन का कोई निर्णय ले लें, पार्टी का निर्णय ले लें, संस्था का निर्णय ले लें, राष्ट्र का निर्णय ले लें, उसके साथ एक जोखिम जुड़ा होता है और उस जोखिम की कीमत आपको चुकानी ही पड़ती है। आप उस दोराहे पर से एक राह पर चल चुके हैं, उस राह पर आने वाले सारे पत्थर, कांटे, सफलता, गड्ढे, स्पीड ब्रेकर आप ही की नियति है, आपको उनको भुगतना पड़ेगा, किंतु परंतु से कुछ नहीं होगा। निर्णय लेने वाले व्यक्ति पर दोष मढ़ा जाएगा क्योंकि ये निर्णय उसका था कि नहीं, मैं पार्टी को खड़ा करने की बजाय अपनी गठबंधन करूंगा, कुर्बानियां दूंगा। जो नेता निर्णय लेता है, चाहे सामूहिक तौर पर भी लिया गया हो, जिम्मेदारी उसी के सर पर आती है, क्योंकि अगर मैच जीतते हैं तो धोनी को कंधे पर उठाकर देश घुमाता है और उसी धोनी के घर पर जाकर गोबर भी यही देश फेंकता है अगर वो मैच हार जाता है। ओन करना पड़ेगा आपको। तो दूसरी बात यह है, एक और निर्णायक मोड़ था 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। तब कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि शायद हम प्राण प्रतिष्ठा में चले भी जाएंगे तो उतने हिंदू वोट हमको नहीं मिलेंगे जितने मिलने चाहिए, तो इससे अच्छा कम से कम हम अपना दूसरा वोट बैंक जो है अल्पसंख्यक वाला, मुस्लिमों वाला, उसको बचा लें। वो भी निर्णय था, उसकी भी कीमत है। आपने ले लिया निर्णय, आप कीमत चुकाइए। बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। जिस तरीके की बात तमाम वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर कमी तो है, सोचना तो है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स आते रहे जिस पर कि शायद स्थिति थोड़ी सुधारी जा सकती थी, ठीक की जा सकती थी, बट कांग्रेस नेतृत्व ने उसे शायद नकारा है, उसे शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। सेकेंड राउंड में जब आप सबके पास आ रही हूँ, बहुत छोटे छोटे कमेंट्स चाहिए होंगे। अवधेश सर, अगर मोहल्ले के नाले साफ नहीं हो रहे हैं तो मोदी जी जिम्मेदार हो जा रहे हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं ऑन करेंगे, क्यों नहीं जिम्मेदार होंगे इस वक्त पार्टी की स्थिति की, और उनसे क्यों नहीं सवाल होगा? नहीं, मैंने नहीं कहा है, विनोद जी ने भी एकदम नहीं कहा है कि यह सवाल होना ही नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि सब चीज के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाए। यही आपका कहना था कि हर चीज के लिए उन्हीं को। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस, ये जो संकट आज दिख रहा है ना, ये संकट कोई अचानक पैदा नहीं हो गया है।
हाँ, 2004 से 2014 के बीच भी आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो पॉलिसी थी उसने इस संकट को जन्म दिया। 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस की क्या पॉलिसी बनाई इन लोगों ने? पहली पॉलिसी थी कि देश के मुसलमानों को खुश करने के लिए सच्चर आयोग कमेटी बनाओ, और सच्चर आयोग कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसने ऐसी भयावह तस्वीर पेश की, और उसी समय से एक रिजेंटमेंट देश के हिंदुओं के अंदर, सिखों के अंदर जो है बढ़ना शुरू हुआ जब उसको इंप्लीमेंट किया गया राज्यों में। क्योंकि मैं इसलिए बोल सकता हूं कि उस पर मैंने काम किया था, मेरे कम से कम मतलब 27-28 मैंने जगह जगह उस पर जाके भाषण दिए थे कि क्या हो रहा है। उसके बाद सेकेंड पॉलिसी क्या थी? आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय बना दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय पहले नहीं था, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया, फिर उसके बाद शुरू हुआ। उसके बाद क्या पॉलिसी थी? नरेंद्र मोदी को निशाना बनाओ। यूपीए सरकार का एक बड़ा ढांचा इसमें खड़ा हो गया कि कैसे नरेंद्र मोदी को फंसा करके, उसको जेल में डाल करके, दंगों का अपराधी बना करके, और करोगे तो फिर एकदम सेकुलरवाद का पूरा वोट आपको मिल जाएगा। उसमें गृह मंत्रालय, उसमें ये क्या बोलते हैं, ये मंत्रालय जो लॉ मिनिस्ट्री, सब उसमें लगी हुई थी वही करने में। इस देश के लॉ मिनिस्टर ने बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, अब वो गिर रहे हैं। अमित शाह को जेल में डालो, फिर सैफरन टेररिज्म, हिंदू टेररिज्म करके किसी ढंग से आरएसएस वगैरह बैन करो। और उसका सबसे बड़ा कल्मिनेशन 2013 में जयपुर में जब अधिवेशन हो रहा था तो इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि बीजेपी के ट्रेनिंग सेंटर में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो पूरा ढांचा उस समय से बना था ना, वो ढांचा ही कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए था। उसी ढांचे का कल्मिनेशन हम आगे अब देखते हैं। उस ढांचे पर आई, देश ने अस्वीकार कर दिया। जब एंटनी कमेटी बनी है 2014 के हार के बाद, तो उसकी रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन लोग जानते हैं कि उसने साफ साफ लिखा था कि कांग्रेस की छवि ये बनी कि हिंदू विरोधी है, मुसलमानों के ज्यादा समर्थन में, इसलिए पार्टी हारी। उस पर तो कोई काम हुआ नहीं है। तो अब जो राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के संकट की पैदाइश हैं। कांग्रेस के नरसिंहा राव के आने के बाद उस परिवार को लोग इतना महत्व नहीं देते, लेकिन इसी पार्टी के कुछ नेता थे अर्जुन सिंह के ग्रुप में जो सोनिया जी के पास हर निर्णय के लिए जाते थे। और एक इस देश में प्रोटोकॉल बन गया कि विदेश का जो भी नेता आएगा वो एक बार सोनिया गांधी से मिलने जाएगा। ये अजीब टाइप का प्रोटोकॉल था बिना का। तो उस समय से सोनिया जी बढ़ती रही। और सीताराम केसरी जिस दिन वो हटे हैं, मैं कांग्रेस के उस दिन ऑफिस पर था, क्या दुर्दशा हुई है। ये जो आज सब लोग पार्टी छोड़ के चिट्ठियां लिख रहे हैं, यही सोनिया गांधी को ला के बैठाने के लिए आता है, मैं गलत हूं तो ये करेंगे। और उसको धक्का मार के उस बुजुर्ग आदमी को जिस ढंग से वहां बाहर किया गया, चप्पल छोड़ के वो आदमी भागा है और घर में जाके रोया है बैठ करके। ये सारे लोग थे कि पार्टी पर हमारा कब्जा हो, पार्टी पर। तो ये कब्जा करने वाले लोगों ने सत्ता का लाभ उठाया, विचार से इनको कोई लेना देना नहीं था। राहुल गांधी को तो आगे इसी ग्रुप के लोग करते रहे ना कि भाई नेता बनो। मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो कांग्रेस जो है, नरेंद्र मोदी इसी असंतोष से जो देश के हिंदुओं का, देश के बाहर जो भारतवंशी थे हिंदुओं का, उसकी आवाज बन के उभरे हैं। तो अब उसमें अगर एक दो लाइन और बोलता हूं, ज्यादा नहीं बोला, 2-2.5 मिनट हुआ है। देखिए इस समय की राजनीति जो है, हाँ मैं घड़ी देख रहा हूं, क्योंकि इस समय भारत की राजनीति जो है बहुत खतरनाक दौर में है। केवल कांग्रेस की आलोचना से नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य के एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है, और भारत की राजनीति के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जो लोग उसमें आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी को स्वीकार करके नहीं आ रहे हैं। बीजेपी का जब संकट होगा तो ये सब तोड़ेंगे, कांग्रेस शक्ति में नहीं रहेगी, भाजपा टूटने लगेगी, फिर देश की हालत क्या होगी उस समय। फिर जो हम लोग 1960 से देश में खंडित राजनीति का दौर देखा है, जिससे देश ने 2014 से अपने को मुक्ति लिया है, उसमें फंसने की ओर भारत जा सकता है। यद्यपि जनता ने एक आइडियोलॉजी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सिर पर उठाया है। अब भाजपा के नेतृत्व पर यह निर्भर है कि ऐसे समय में जब देश एक फैसला कर रहा है, ऐतिहासिक मोड़ पर है, क्रूशियल समय है, हम कैसे लोगों को लाके कैसे महत्व दे रहे हैं। जो कि बीजेपी के कैडर्स में भी देश भर में बाहर से आए हुए लोगों को लेकर एक असंतोष पैदा हो रहा है। तो असंतोष किसी न कुछ रूप में आज न कल दिख सकता है अगर उसका निदान नहीं किया गया। बिल्कुल। जिस तरीके से अभी आपने देव जी को भी सुना है और विनोद सर को भी सुना है, कांग्रेस, हाँ सर आप अभी बोलेंगे, कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से अभी सिचुएशन दिखाई पड़ती है, थिंक टैंक का इशू है कहीं। वो जो राहुल गांधी को या जो भी शीर्ष नेतृत्व बात रख रहे हैं या जो एजेंडा रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें जो है थिंक टैंक भी दोषी है कि वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं उन्हें, किस तरीके से एक जो एजेंडा होता है हर पार्टी का, उससे कहीं मिसलीड हो रहे हैं।
देखिए सारी राजनीतिक दलों को जो जितने प्रमुख लीडर होते हैं उनके पास सबके पास थिंक टैंक होते हैं, सलाह देने वाले होते हैं, विषयों पे जानकारी देने वाले होते हैं। मुझे लगता है उसके बाद शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है कि उसको किस विषय पर क्या बोलना है, जो सलाह दी है वो इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना है। जरूरी नहीं कि जो सलाह दी जाती है वो सारी सलाह मानी जाती है किसी भी पार्टी के रूप में। मुझे लगता है कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके सलाहकार ऐसे लोग हैं जो शायद अब भारतीय राजनीति की जो स्थिति वो समझ नहीं पा रहे और राहुल गांधी को वास्तविकता से बता नहीं पा रहे। अभी राहुल गांधी के सलाहकारों में सेम पिपुत्रा का एक बड़ा नाम आता है कि जो राहुल गांधी को बड़ी सलाह देते हैं मामले को लेके। उनके कई ऐसे बयान आए जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर आक्रामक रुख अख्तियार किया और पार्टी को भी कई बार असहज होना पड़ा है। मुझे लग रहा है कि सलाहकार अपनी जगह है, लेकिन आप राजनीतिक जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपको जमीनी सच्चाई का अपनी जो विपक्ष जिस पार्टी से आप लड़ रहे हो, जो सत्ता में पार्टी है और जिससे आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हो, उसकी ताकत का भी आपको एहसास होना चाहिए कि वो कैसे 1980 में बनी और आज इतनी बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2 सांसदों की पार्टी आज 303 सांसदों की पार्टी बन चुकी है और देश के आज 50% भौगोलिक स्थिति में अगर वो सत्ता संभाल रही है तो क्या कारण है? संगठन कैसे चलता है उनका, नेता कैसे काम करते हैं, जनता उनसे क्यों जुड़ रही है? क्या कारण रहा कि कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन होने के बाद धीरे धीरे खत्म होता चला गया? कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के चले गए, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता आपको नहीं मिल रहे, जनता के बीच आपकी बातों गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? वही बात आप जो कहते हो, जो हो सकता है राहुल गांधी जो कहते हैं कई बार बहुत अच्छी होती है, लेकिन जनता उसे स्वीकार क्यों नहीं कर पाती? और कई बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष या सत्ता पक्ष ऐसी बातें कह देता है कि जो बहुत सत्य नहीं है, लेकिन जनता उसे एक्सेप्ट कर लेती है। तो जनता के बीच मैसेज देने के लिए आपके जो पास जो आर्मी होना चाहिए वो कितने जमीन स्तर पर काम करने वाले लोग हैं? आपकी बातों को जमीन स्तर पर पहुंचाने वाले लोग कितने लोग हैं? राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकलते हैं, ठीक है, आपने बहुत अच्छी यात्रा की, लेकिन यात्रा के बाद उसको जमीनी स्तर तक ले जाने वाला आपका उस जगह संगठन कितना मजबूत रहा है? तो मुझे यात्रा के पीछे कौन लोग थे? कोई भी जमीन संगठन भी कम से कम रहे कि आपकी बात जमीन तक लगातार पहुंचाता रहे कि चुनाव में आपको उसको लाभ मिल सके। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बहुत बड़ा मजबूत है, उसके साथ राष्ट्रीय सेवा संघ के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर जुड़े हुए जो 24 घंटे 7 दिन जमीन स्तर पर काम करते रहते हैं और जनता से कनेक्ट रहते हैं और जनता की जो फीलिंग है वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने की भूमिका निभाते हैं और ऊपर की कई बात जमीन के कार्यकर्ता तक पहुंचाने की भूमिका निभाते हैं। मुझे लग रहा है यही एक संगठन की खूबसूरती होती है, पार्टी की खूबसूरती होती है। नेता तो आते जाते रहते हैं, संगठन पार्टी का हमेशा मजबूत होना चाहिए मुझे लगता है। और अब भारतीय जनता पार्टी में जब मोदी इतने बड़े संगठन करता भी रहे, इतने बड़े चेहरा बन गए, संगठन मजबूत है, तो आपके पास भी संगठन भी नहीं है और कोई ऐसा विश्वसनीय नेता भी नहीं है जो प्रदेश में और केंद्र में मोदी को चुनौती जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना सके। मुझे लगा राहुल गांधी को सबसे पहले अपने संगठन की ओर ध्यान देना चाहिए। संगठन मजबूत होना चाहिए, जो सर भी कह रहे थे। बिल्कुल, आप संगठन देखो सबसे पहले, जब आपके पास संगठन होगा, लोग जुड़ेंगे आपके पास, कोई एजेंडा होगा तो ही लोग आपके पास आएंगे। मुझे लग रहा है संगठन की कमी कांग्रेस की सबसे बड़ी संगठन की कमी। मोदी को हराना विषय ज्यादा हो गया अपने संगठन को मजबूत करने की तुलना में, कैसे देख रहे हैं? पूरक है। अगर आपका संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से आप सत्ता में आएंगे, अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप नरेंद्र मोदी जी को हराएंगे। तो कहीं इसमें इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने में इन्होंने अपने आप को ही डैमेज ज़्यादा कर लिया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उस पर सबसे पहले संयम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस को समस्या हो रही है और इनको जो है, जैसे अभी विनोद जी बात करें कि हर बात के लिए हम राहुल गांधी को ब्लेम नहीं कर सकते, बात सही भी है, लेकिन अब पार्टी में बचा कौन है जिसको ब्लेम किया जाए? या तो भाई पार्टी में संगठन हो कि हमें ये महाराष्ट्र के मामले होते हैं तो हम इनको ब्लेम कर दें, उत्तर प्रदेश का मामला है तो किसी और ब्लेम करें। अब तो एक फेस ही एक है, आप ब्लेम करने किसे जाओगे? हमारी तो मजबूरी है राहुल गांधी को ब्लेम करना। बिल्कुल, यानी ओन तो करना ही पड़ेगा। सर, एक छोटा सा नोट विपक्ष के संदर्भ में आपसे लूंगी। जिस तरीके की बात INDIA गठबंधन कर रही थी अभी तक कि हम बीजेपी के सामने हैं, उसके बरक्स खड़े हैं और उसको जो है हराएंगे किसी तरीके से, अब क्या ये देखें कि ड्यू टू कांग्रेस या कांग्रेस की वजह से अब ये जो पूरा INDIA गठबंधन है वो पूरी तरह से बिखर गया है और ये संकट है क्योंकि विपक्ष बहुत ज्यादा कमजोर है और अगर विपक्ष कमजोर हुए तो ये तो लोकतांत्रिक रूप से ठीक नहीं देखेंगे ना इसे। देखिए, जिस दिन इंडिया गठबंधन की शुरुआत हुई जून में 2023 में, तो देश में उस वर्ग जो कम से कम ये चाह रहा था कि मोदी के साथ एक विकल्प खड़ा हो, उसके मन में एक उम्मीद जागी कि हाँ, एक बड़ा कई दलों का एक गठजोड़ खड़ा हो रहा है जिससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच में एक दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन आप देखिए कि जो भी इंडिया गठबंधन के प्रमुख चेहरे थे वो धीरे धीरे करके इंडिया गठबंधन से बाहर जाने लगे। लास्ट में स्थितियां ये पैदा हो गई कि हर जगह पे कांग्रेस को ही समझौता करना पड़ा।
क्षेत्रीय दलों का दबाव कांग्रेस के सामने इतना ज़्यादा है और कांग्रेस को उस दबाव के भीतर इतना ज़्यादा रहना पड़ा कि सारा का सारा जो एक माहौल तैयार हुआ था कि भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन, वो कहीं ना कहीं आज जब चुनाव की दहलीज पे हम खड़े हैं, वोटिंग होने वाली है, इंडिया गठबंधन वहाँ पे नहीं दिख रहा। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह लग रहा है कि जितने इंडिया गठबंधन के दल हैं सब अपने अपना राग अलाप रहे हैं, सबका अपना अपना स्वार्थ है और सब कहीं ना कहीं आपका जो एक कलेक्टिव बुके के जैसा दिखना चाहिए विपक्ष को, वो कहीं नहीं दिख रहा। तो ऐसी स्थितियों में जनता के पास अब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के साथ जाने के अलावा इंडिया गठबंधन के प्रति वो विश्वास दिखाई नहीं दे रहा। मतलब विकल्प भी कोई नहीं बचा है। बहुत संक्षेप नोट विपक्षी गठबंधन को लेकर, जब अगर मान लीजिए कोई बीजेपी के साथ नहीं भी है तो भी उसके जहन में उस मजबूत छवि को या उस मजबूत विपक्ष की छवि नहीं दिखाई पड़ती, तो उसके पास ऑप्शन बचता है कि फिर तो बीजेपी के साथ ही जाना है। क्या ऐसी स्थिति इस चुनाव में या इस वक्त देश की स्थिति में दिखाई पड़ती है? अवधेश जी जैसा कह रहे हैं कि वो संकट तो है अगर विपक्ष कमजोर है। नहीं, पहले तो मैं अवधेश जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, उससे मैं सहमति जाहिर करना चाहता था। जो उन्होंने कांग्रेस की तमाम पतन गाथा के बारे में जो बातें कही, मैं बिल्कुल जो मोड़ जिनमें कांग्रेस को एक था, जिस तरह नेताओं ने सीताराम केसरी को हटाने से लेकर के, और जब कांग्रेस को परिवार की राजनीति से मुक्त किया जा सकता था, उस वक्त उन्हीं सारे नेताओं ने जो आज सारा ठीकरा परिवार पर मढ़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी झाड़ करके अलग भाग रहे हैं सत्ता का सुख लेने वाले, तो वो मैं सहमत हूँ उनकी बिल्कुल एनालिसिस। और ये भी सही है कि राहुल गांधी की राजनीति भी उसी का बाई प्रोडक्ट है उस तरह की, क्योंकि जब आप साजिशों के महल में फंसे होते हैं तो कई बार उस साजिशों में इतना फंस जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता आप क्या करें। राहुल गांधी करीब करीब उसी स्थिति से भी गुजरे हैं या गुजर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कौन हमारा विश्वसनीय कौन नहीं है, क्योंकि जिस पर विश्वास करते हैं वही अगले दिन जो है नया पैतरा दिखा देता है। तो ये स्थिति होती है, हम सबके साथ होती है। तो अब जो विपक्षी गठबंधन की बात है, देखिए विपक्षी गठबंधन को लेकर कई बार हम लोग बहुत ज्यादा बेदर्दी से विपक्षी गठबंधन के खिलाफ हो जाते हैं। भाई अभी कहा कि सब सारे बड़े चेहरे छोड़ के चले गए, क्या स्टालिन चले गए, क्या अखिलेश चले गए, क्या अरविंद केजरीवाल चले गए, क्या लालू यादव तेजस्वी यादव चले गए, कौन, एक नीतीश कुमार एक जयंत चौधरी, दो बाहर गए हैं, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में है लेकिन अलग लड़ रही हैं। सर लेकिन तो दिख तो रहे हैं ना, हम बाहर बता रहे हैं कि हम एक है पर तस्वीर में दिख रही। ये तो अपने परसेप्शन आपके मानने की बात है ना, आपको गिलास आधा आप, अरे भाई मुझे बोलने तो दीजिए महाराज, मायावती उसमें थी ना इंडिया गठबंधन में। मायावती प्रयास अलग बात है, प्रयास तो चंद्रबाबू के साथ, बीजू पटनायक के साथ भी हुआ, नवीन पटनायक के साथ भी बीजेपी ने किया, नहीं हुआ ना गठबंधन, प्रयास तो वहां भी हुआ, प्रयास तो एआईडीएम के साथ भी हुआ, अकाली दल के साथ भी हुआ। सवाल ये नहीं है, प्रयास तो होते हैं। आपकी दृष्टि हमारी दृष्टि अलग अलग हो सकती है देखने की। ममता बनर्जी डेरेक ओब्रायन इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होते हैं रामलीला मैदान में, और ठीक है पहले दिन से तय था पटना की बैठक से कि बंगाल में गठबंधन नहीं होगा, केरल में नहीं होगा, पंजाब में नहीं होगा, ये पहले दिन से तय था और वही हुआ। मैं तो मेरा तो निकाल के पुराना देख लीजिए, मैं हमेशा इस बात को कहता था कि बंगाल में और केरल में और पंजाब में अलग तस्वीर होगी। एक बात, दूसरी बात जहां तक विकल्प की बात है, 2004 में भी कोई मुकम्मल गठबंधन नहीं था लोगों के सामने। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी के खिलाफ अलग अलग लड़ रहे थे सब, तृणमूल भी अलग लड़ रही थी, सीपीएम भी अलग, सब अलग लड़ रहे थे। लेकिन जिनको वोट नहीं देना था बीजेपी को, उन्होंने वोट दिया जहां जो था। तो आज भी जिसको वोट देना होगा बीजेपी को, वो चाहे इंडिया गठबंधन बिल्कुल ताल ठोक के एकजुट होके आ जाए, वो नहीं देगा। जिसको बीजेपी को वोट देना होगा वो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देगा, और जिसको नहीं देना होगा वोट, उसके यहाँ जो मजबूत उम्मीदवार होगा विपक्ष का, उसको देगा वोट। तो हर चुनाव के एक होता है। तो ये मान लेना कि एकदम से कि मान लीजिए किसी को वोट अगर नहीं देना है बीजेपी को, लेकिन अब कोई है नहीं, अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी हो चुकी है, तो चलो हम बीजेपी को दे दें। भाई क्यों दे दें? जिसको बीजेपी को देना होगा बीजेपी को देगा। जो राम मंदिर से खुश है वो चाहे इंडिया गठबंधन कितना भी जाकर मत्था टेक ले अयोध्या में, लेकिन वो बीजेपी को ही वोट देगा। और जो खुश नहीं है वो इंडिया गठबंधन एक हो चाहे ना हो, वो जहां उसका मजबूत करनी है तो उसको देगा। ये तो हर चुनाव में रहा है। ठीक है, आज आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। भाई तमिलनाडु में गठबंधन रहे, दिल्ली में है, बिहार में है, जिन जिन राज्यों में अलायंस है वहाँ है। ठीक है, बंगाल में नहीं है, बंगाल में वैसे भी कांग्रेस कुछ नहीं है। बंगाल में जो सीटें तृणमूल जीत के आएगी इंडिया गठबंधन के खाते में आएंगी। केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो भी जीतेगा वो इंडिया गठबंधन में आएगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस में जो भी सीटें जितनी जीत के आएंगी वो इंडिया गठबंधन में आएंगी।
चुनाव के बाद जो स्थिति बनेगी, और बहुत कुछ निर्भर करता है चुनाव के बाद नतीजों पर, क्योंकि नतीजों के बाद कौन इधर कौन, मान लीजिए एकदम से एक तरफा बीजेपी को जीत मिल गई तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो इंडिया गठबंधन हो या ना हो, उससे कोई और अगर मामला मान लीजिए फंस गया तो फंस गया, उस वक्त कौन किधर जाएगा तब महत्वपूर्ण होगा। आज से कोई भविष्यवाणी करना, आज से कोई एकदम से तस्वीर बना लेना, मैं कम से कम मैं ऐसी तस्वीर नहीं बनाता हूँ। चलिए, हमारे बहुत सारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस विषय पर अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ घारू सिंह जी जुड़े हुए हैं। वो जिस तरीके की बात कह रहे हैं कि मोदी के साथ हो जाने पर शायद पाप माफ होने की बात हो रही है, इसलिए सभी नेता छोड़कर जा रहे हैं। दूसरे एक यूजर हैं XR के नाम से उनकी आईडी है, वो लिखते हैं कि मोदी जी के खिलाफ आंदोलन चलाने पर भी कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा इंडिया गठबंधन पे। मिलीजुली प्रतिक्रिया हमारे तमाम दर्शकों की है। लगातार एक और कमेंट संजय यादव जी का लगातार चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि सत्य की जीत और जांच एजेंसियों का डर शायद सबको इधर से उधर ले जा रहा है। एक जो जांच एजेंसी वाला एंगल है, हालांकि इस पर हम लोग ने पहले भी बात की थी, वो भी हमारे दर्शक भी उस पर बहुत ज्यादा जुड़ते हैं और बोलते भी हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि शायद अब उनकी बारी है। चूंकि हमारे पास समय की बाध्यता है तो मैं इसे खत्म करने की ओर ले जाऊंगी। अनुराग सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि जो जनता बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में, जो वोटर है वो नहीं जाती है कि आप स्टेट में आप साथ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा आप साथ लड़ रहे हैं। आप इस मुद्दे पे तो जी साथ हैं, इस मुद्दे पे आप और क्षेत्रीय दल साथ नहीं है। उनको एक जो ब्रॉडर पिक्चर दिख रही होती है उसी पे वो वोट देता है। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन में समस्या ये है कि हर मुद्दे पे इनका एक अलग गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी बहुत सारे वर्जन है, 0.1, 0.2, बहुत सारे वर्जन है। तो इन सारे वर्जन के बीच में जनता को दिखाई देता है कि गठबंधन कोई है ही नहीं। बिल्कुल, और शायद यही समस्या है कि ये कंफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा परेशान करी। सर, लास्ट नोट आपसे लूंगी। राम और सनातन से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी। मैं चाहूंगी कि इस पर आप भी अपनी थोड़ी सी बात रखें। राम सनातन की बात हमेशा से देश में होती रही है, नो डाउट, बट अभी पिछले अगर 8-10 सालों में देखें तो ये जो धर्म की बात है या सनातन की बात है, इससे आम वोटर इतना ज्यादा कनेक्ट हो गया है कि उसको दूसरी चीजें शायद उतनी, मतलब ये कह लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगती, या यूं कहें कि वो प्रायोरिटी में उसकी नहीं आती। यही वजह है कि कांग्रेस की परेशानी इतनी बड़ी हुई है। देखिए, वही है ना कि जब निर्णय का वक्त था तो कांग्रेस ने एक इस तरह की निरपेक्षता, इस तरह के सेकुलरिज्म का पक्ष लिया और उसी को लगातार प्रमोट किया, जिससे भारत में समाज और आस्था के जो अलग अलग ताने बाने थे उसमें जो गहराई में अंतरधारा है उसको पहचानने में कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई। पहले ही आज़ादी के पहले से लंबे समय तक एक लंबा जो हिंदू आस्था का वर्ग था वो उस तरीके से अपने आप को मुखर रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि 200-250 साल की अंग्रेजों की गुलामी से पहले एक मुगल काल भी था पूरा। तो उस वर्ग की लगभग 800 से 1000 साल तक की दबी हुई जो भावनाएं थी उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो निकलना था। जो आज अवधेश जी कह रहे थे कि आज भारतीय जनता पार्टी में कैडर के नाम पर, अनुशासन के नाम पर जो दबा हुआ बैठा है कार्यकर्ता, अगर कहीं जाकर उसका विद्रोह फूटेगा तो विस्फोट होगा। ये सत्य है। जिस किसी भी तरह की अंदर की आवाज को आप दबाएंगे, आज उसको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन ज्वालामुखी तो अंदर पनप रहा है। तो ऐसे ही आस्था की लहर अंदर थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते वो लोग अपने तरीके से उसको चलाए जा रहे थे, लेकिन उसको कोई स्वर नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुषंगी संगठनों ने उस स्वर को पकड़ा, उस अंतरधारा को पकड़ा, उसको आवाज दी, वो आवाज मुखर हो गई। किसने कौन सा पाला पकड़ा, उसके बाद वही मैं कह रहा हूं, किसी को जोखिम मिला, किसी को सफलता मिली, आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपने तय कर लिया था कि हमको सेकुलरवाद के साथ ही आगे बढ़ना है। वो सेकुलरवाद एक लंबा बहस का मुद्दा हो सकता है कि सही था नहीं था, छद्म सेकुलरवाद, ऐसे कई ताने और उस पर लंबी बहसें होती हैं, बौद्धिक विषय है बहुत अलग तरह का। लेकिन जिसने जिस स्वर को पकड़ा उस स्वर से उसको अगर सफलता मिली है, तो आज हम पीछे जाके कितना भी पोस्टमार्टम कर ले, सत्य तो यही है। बड़ी चिंता इस बात की होनी चाहिए कि अगर विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा और सारे विपक्ष के साथी इस तरफ आ जाएंगे। तो यहां पर भी, क्योंकि एक बात बिल्कुल ठीक कही है अवधेश जी ने कि जितने भी लोग इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और सरकार बनवा रहे हैं, उनकी तमाम गलतियों को दरकिनार करते हुए भी इलेक्टोरल बॉन्ड से खुद सरकार और सत्ता में किसी भी तरह की चिंता की लकीरें खिंच गई हो, जनता ने उसको उस तरीके से नहीं देखा, नोटबंदी को उस तरीके से नहीं देखा, अन्य, क्योंकि इस देश की जनता अगर किसी बड़ी सफलता को चाहती है तो जो गलतियों को माफ भी करती है। एक बड़ी विचारधारा की खातिर सारी जनता अगर खड़ी है तो सारे टूट के आने वाले तो केवल विचारधारा के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो। और
आपको वोट विचारधारा के नाम पे मिल रहा है, लेकिन प्रत्याशियों की अदला बदली, चयन और उनको टिकट वितरण आप विनेबिलिटी के आधार पर कर रहे हो। ये जो घालमेल हुआ है, ये निश्चित ही बड़ी चिंता का कारण बन सकता है और आने वाले समय की एक बड़ी चिंता की तरफ इसने हमारी आज की बहस में इशारा किया। मुझे लगता है इसी नोट पर हमें, जिस तरीके से आपने सभी वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, आपकी राय कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर और कांग्रेस पार्टी को लगातार छोड़कर दूसरे दलों में जाते लोगों को लेकर क्या कुछ है, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सत्ता का संग्राम, हमारा चुनावी रथ इस वक्त मैदान में है, आपके बीच है। अपनी बात रखिए और बताइए। हमारी कोशिश होगी कि हम वो मुद्दे जो आपके जनता के सरोकार से जुड़े हैं वो उन तक पहुंचाएं, जो निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं और जिनकी वजह से कानून अप्लाई होता है, या यूं कहें कि जिनकी वजह से आपकी समस्याओं का निदान होता है। हमारी चुनावी रथ, सत्ता का संग्राम आप सबके बीच है, जरूर उसके साथ जुड़िए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए कि चर्चा आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।